12 सीट हैं, इन 12 सीट पर काफी कड़ा मुकाबला जो है वो करीब 5 से 6 सीटों पर यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस तरह से आप अलवर की बात कर रहे हैं, तो अलवर अपने आप में एक हॉट सीट है, वो यहाँ पर बना हुआ है। और उसका कारण है कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने ललित यादव को वहां प्रत्याशी बनाया, जो कि मुंडावर से विधायक है और पहली बार विधानसभा में पहुंचे। हालांकि पिछली बार उन्होंने अन्य जो पार्टी है उससे चुनाव लड़ा था और दूसरे नंबर पे भी वहां पर रहे थे, और उसके बाद में इस बार कांग्रेस ने उनको टिकट दिया और यहाँ पर जीत करके वे आए मुंडावर से। और ऐसे में वहां पर एक जो चुनाव जो है वो अब बन चुका है बाहरी और स्थानीय का। तमाम जो नेता है वो भूपेंद्र यादव को बाहरी बता रहे हैं, यादव समुदाय जो है वो बाहरी बता रहा है, चाहे हम विराटनगर की बात करें, चाहे अन्य जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर यादव बहुल्य रहा है, वो तमाम यादव बहुल्य, चाहे विराटनगर हो, चाहे मुंडावर विधानसभा हो या राजगढ़ विधानसभा हो, ये जो तमाम जो विधानसभा है जहां पर यादव समुदाय जो है, यादव समाज जो है वो काफी एक्टिव है और यादव समाज के जो वोटर्स है वो वहां डिसाइडिंग फैक्टर्स है। तो यादव समाज के जो वोटर्स है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना जाकर के यदि वे कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो इसका एक बड़ा जो फायदा है वो यहाँ पर जो कांग्रेस है उसको मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने देखिए इस बार काफी रणनीतिक तरीके से अपने अपने जो प्रत्याशी हैं उनको यहाँ पर उतारा है। 4 विधायक जो हैं उनको यहाँ पर चुनाव मैदान में छोड़ा है और उसके साथ ही यदि बीजेपी की बात करें तो 2 सांसदों को पहले चरण की जो टिकट जो सीट्स है उसमें 2 को मौका दिया गया है, जिसमें राहुल कस्वा माफ कीजिएगा, उसके अंदर यदि हम बात करते हैं तो जो 2 सीट हैं उन 2 सीट पर भी बड़ा जो टफ कंटेस्ट है वो चूरू और हाँ बिल्कुल, चूरू और झुंझुनू सीट। चूरू से जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर किस तरीके से देवेंद्र झाझड़िया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। एक पैरा ओलंपिक खिलाड़ी रहे हैं, एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है और ऐसे में पहली बार वो राजनीति में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए आए हैं। लेकिन उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर कद्दावर नेता जिनका बैकग्राउंड भी यहाँ पर राजस्थान में काफी प्रभावशाली रहा है राजनीति के मायने में अगर देख लिया जाए, राहुल कस्वा कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन होगा क्या, चाहे हम झुंझुनू की बात कर लें या फिर चूरू जैसी लोकसभा सीट की बात करते हैं तो? जी बिल्कुल, देखिए चूरू की यदि हम बात करते हैं तो चूरू में जो मुकाबला है वो इस बार काफी कड़ा है, क्योंकि एक तरफ है राहुल कस्वा जो पहले भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और कस्वा की जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो लंबे समय से चूरू की राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। उनके जो पिता हैं वो वहां से सांसद रहे, राम सिंह कस्वा, और उसके बाद लगातार ये जो सीट है ये पूरी तरह से ये कहा जा सकता करीब 30 साल से कस्वा परिवार के पास रही है। और इस बार जो मुकाबला है वो एक और तो राजनीति के खिलाड़ी जो राहुल कस्वा हैं, वहीं दूसरी ओर खेल के खिलाड़ी जो देवेंद्र झाझड़िया हैं जिन्होंने पैरालंपिक में यहाँ पर मेडल जीता। वहां पर ये दोनों बात हो रही है, दोनों ही जाट समाज से आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो बात है वो ये हो रही है कि कौन जाट है, किस जाट के फेवर में जनता वोट देगी। ये यहाँ पर एक बड़ी बात हो रही है कि किस जाट के फेवर में जनता आकर के वहां पर वोट देगी, क्योंकि दोनों ही जाट समाज से आते हैं। और अब ये देखना होगा कि जाट समाज किसको अपनाता है, जाट समाज किसके फेवर में वोट करता है। एक और राम सिंह कस्वा, राहुल कस्वा जो एक परंपरागत तरीके से ये सीट उनके पास चूरू की जो सीट है वो चली आ रही है, या उनके फेवर में जाता है या अच्छा अरविंद जी, क्योंकि ये तो काफी दिलचस्प मुकाबला है जिस तरीके से हम कुछ सीटों का जिक्र कर रहे हैं। अब ऐसे में मुद्दे कौन से प्रभावशाली रहे, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए मोदी की गारंटी का जिक्र बीजेपी ने भरपूर किया है। यहाँ पर एक तरफ मोदी की गारंटी का जिक्र किया तो राम मंदिर का निर्माण कराया, इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर लिया गया बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से। खुद प्रधानमंत्री इसका जिक्र कई सभाओं में कर चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से कौन से प्रभावशाली मुद्दे रहे? क्या वाकई में कुछ मुद्दों को लेकर कांग्रेस माहौल बना पाई बीजेपी के पक्ष में? क्योंकि 2019 और 14 में तो ये हो नहीं पाया। जी बिल्कुल, देखिए इस बार की भी यदि हम बात करते हैं तो देखिए सबसे बड़ी बात कि जब भी लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो लोकसभा के चुनाव में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो प्रमुखता से रहते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों में यदि हम बात करते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी की बात कर सकते हैं, नेशनल एस्पेक्ट्स पे यदि हम जाएं तो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो किस तरह से सुधरे, और उसके साथ ही अन्य जो बातें हैं वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के और वहां पर हमेशा रहती है। लेकिन जब हम देखते हैं स्थानीय मुद्दों को, क्योंकि विधानसभा चुनाव, अरविंद जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा। इस बीच एक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें तो इस वक्त की एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश की 12 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, वोटिंग जारी है। तो सुबह 7 बजे से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, वोट डालने के लिए। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, वोट करने के लिए वो पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर में। मतदान के लिए अपने आवास से सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो रवाना हो चुके हैं। और देखिए सीएम
पहुंच रहे हैं, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, तो यानी कि लोगों में भी एक तरीके की उत्सुकता पैदा करने की कोशिश, जागरूकता पैदा करने की कोशिश और वो माहौल बनाने की कोशिश कि भारी संख्या में लोग अपने अपने घरों से बाहर आए, क्योंकि ये कहा जाता है कि बाकी काम बाद में, पहले आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप अपने बाकी कामों को निपटाइए। तो ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश तमाम नेताओं की तरफ से, क्योंकि वो अपने अपने नजदीकी बूथों पर जा रहे हैं, मतदान केंद्रों पर जा रहे हैं और अपने अपने वोट का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। तो अरविंद जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं लाइव। अरविंद जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन जिस तरीके से नेताओं का बूथों पर जाना शुरू है और जारी भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम दिग्गज जो है वो अपने अपने नजदीकी मतदान बूथों पर पहुंच रहे हैं, संदेश साफ देने की कोशिश कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। जी बिल्कुल, ये कोशिश है कि जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़े, क्योंकि देखिए लोकतंत्र का महापर्व है और हर एक जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर, हर एक जो मतदाता है वो यहाँ पर चाहता है, हर एक नेता यहाँ पर चाहता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े, और उसके लिए इलेक्शन कमीशन की ओर से कई प्रयास किए। और आप देखिए जयपुर और राजस्थान की यदि हम बात करते हैं तो कई तरह के अनोखे जो नवाचार है वो इस बार वोटिंग टर्नआउट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर किए गए हैं। यदि हम जयपुर और उसके आसपास के जिलों की यदि हम बात करते हैं तो जयपुर में बड़ा जो निकाय है जिसके अंदर नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज, दोनों ने बड़े नवाचार जो है वो यहाँ पर किए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ पर जो 50 व्यक्ति आएंगे उनको हम गिफ्ट देंगे। तो सुबह से ही जो मतदान के लिए जो भीड़ है वो वहां पर लगना शुरू हो गई। इसी तरह नगर निगम हेरिटेज ने कहा कि जो भी प्रत्याशी आएंगे, क्योंकि नगर निगम हेरिटेज का जो अधिकतर इलाका है वो परकोटे का इलाका है जहां पर फ्री पार्किंग की जो फैसिलिटी है वो वहां पर देने की बात उन्होंने कही है। तो ऐसे में नगर निगम की ओर से भी ये प्रयास किए गए हैं, इलेक्शन कमीशन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही जिला प्रशासन भी लगातार ये कोशिश कर रहा है किसी भी तरह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो करीब 67% के आसपास जो मतदान है वो यहाँ पर हुआ था। अब की बार कोशिश है कि ये वोटिंग परसेंटेज जो है वो करीब करीब 75 से 80% के बीच में पहुंचे। यदि 75 से 80% के बीच में पहुंचता तो एक अपने आप में बड़ा संदेश है, क्योंकि आप देखिए राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान में बेहद ज्यादा जो गर्मी है वो इस वक्त यहाँ ठीक है, पर यानी मतदान प्रतिशत को बढ़ाने की एक कोशिश है। और इसी बीच अरविंद जी, मुझे फिर से आपको रोकना पड़ेगा, इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है अपने दर्शकों तक, हम वो साझा करते चले। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, थोड़ी देर में अर्जुन राम मेघवाल भी वोट डालेंगे। बड़ी जानकारी, जैसे कि हमने जिक्र किया कि इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अब से कुछ ही देर में अपने नजदीकी बूथ पर पहुंचेंगे और अब से कुछ ही देर में अर्जुन राम मेघवाल भी दरअसल वोट करने के लिए पहुंचेंगे। अपने आवास से वो रवाना हो चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल मतदान के लिए अपने आवास से निकल पड़े हैं, रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में वो वोट डालेंगे। तो देखिए लगातार जो कद्दावर नेता हैं, जो तमाम जो प्रभावशाली नेता है वो भी पहुंच रहे हैं, सरकार के तमाम नेता मंत्री पहुंच रहे हैं अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और यही वजह है कि लोगों में इस तरह का संदेश देना कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए। लगातार वहां पर पहुंचकर भी वो बाकायदा लोगों से अपील भी कर रहे हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में अर्जुन राम मेघवाल भी मतदान करते हुए नजर आएंगे। मतदान के लिए अपने घर से, अपने आवास से वो रवाना हो चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल के अलावा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अब से थोड़ी ही देर में मतदान करते हुए नजर आएंगे, अपने मत का इस्तेमाल करते हुए, अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए, और साथ ही साथ लोगों को ये संदेश देने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। तो थोड़ी ही देर में अर्जुन राम मेघवाल भी वोट डालेंगे। देखिए 12 सीटों पर चुनाव जो है वो हो रहा है और किस तरीके से जो 12 सीटें हैं उनमें 114 उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में लॉक हो जाएगी। अरविंद जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अरविंद जी, मुद्दों की जब हम बात कर रहे थे तो कौन से मुद्दे, क्योंकि कांग्रेस ने तो पूरी कोशिश की भ्रष्टाचार को गिनवाने की, घोटालों को गिनवाने की, बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर विपक्ष का रहा, पूरे INDIA गठबंधन का रहा। क्या वाकई में लोगों को उन मुद्दों को लेकर प्रभावी बनाने की कोशिश की गई? क्या वाकई में वो मुद्दे लोगों के बीच में प्रभाव डाल पाए, विपक्ष के मुद्दों की जब हम बात कर रहे हैं तो? जी बिल्कुल, यदि विपक्ष की यानी इंडी गठबंधन की हम बात करते हैं तो तमाम जो मुद्दे थे जिनको लेकर के इंडी गठबंधन ने अपना जो न्याय पत्र है, कांग्रेस पार्टी ने जो अपना न्याय पत्र जब जारी किया तो जयपुर में एक बड़ी सभा की और उस सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भाजपा के तमाम जो नेता हों, उन सभी पर लगातार जो हमले हैं वो यहाँ पर बोले गए और अपने मुद्दे जो हैं वो भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने गिनाए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कुछ वादे आज से पहले 10 साल के जो चुनाव हुए हैं लोकसभा में, वहां पर जो जो वादे उन्होंने किए उन तमाम वादों को लेकर के भी यहाँ आया गया। और उसमें सबसे बड़ा
जो वादा या जिसको कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि प्रधानमंत्री का जुमला था 15 लाख रुपए जो आज तक नहीं आए, उसको लेकर के भी उठाने की एक कोशिश है वो यहाँ कांग्रेस पार्टी ने तमाम जो अपनी सभाएं हैं उसमें की। आप देखिए कांग्रेस पार्टी की ओर से भी बड़े जो नेता है उसमें चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की, और यदि स्थानीय स्तर पर तमाम जो नेता है वो चुनाव में बड़े ही एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। लेकिन इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें आपने देखा होगा कि जो कन्हैया लाल का जो मामला था वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जो गेम था इलेक्शन का वो कन्हैया लाल मर्डर केस जो था उसको लेकर के वहां पर उन्होंने भुनाया। हालांकि वहां पर उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए दिए गए, जबकि सरकार की ओर से 50 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो वहां पर दिया गया। लेकिन उसको कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से, जब भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता है उन्होंने ये कहा 5 लाख रुपए दिए गए, और वहां पर कांग्रेस पार्टी जो ये कह रही थी कि हमने 50 लाख रुपए, और वास्तविकता में 50 लाख रुपए दिए गए, लेकिन वो उस भुना नहीं पाई। तो ऐसी स्थिति में अब ये देखने वाली बात है कि जो तमाम मुद्दे इस बार लोकसभा चुनाव में उठाए गए वो जनता के मन को कितना, या उनकी जनता की के दिल तक वो मुद्दे कितना पहुंचे, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कांग्रेस के अंदर यही आई कि उन्होंने अपने जो मुद्दे थे, अपनी जो बात थी वो वहां पर जनता के बीच में सही रूप से नहीं पहुंचे, और उसका एक खामियाजा जो था वो विधानसभा चुनाव के अंदर उनको उठाना पड़ा। हाँ, भुगतना पड़ा था, और यही मुद्दे उन्होंने फिर से उठाने की कोशिश की। लेकिन अरविंद जी, 2014 में, 2019 में भी कुछ ऐसे मुद्दे रहे जिनको भुनाने की कोशिश विपक्ष ने की है भरपूर, और तमाम पूरा जो विपक्ष था वो लामबंद हो गया था। लेकिन जब हम बात करते हैं 2024 के चुनाव की, तो क्या वाकई में वही तस्वीर फिर से रिपीट होती हुई, क्या वही क्लीन स्वीप बीजेपी का नजर आ रहा है राजस्थान में 25 सीटों पर? देखिए अभी ये कहना काफी जल्दबाजी है, लेकिन जिस तरह से चुनाव जो चल रहा है उसको देखते हुए लगता है करीब 7 से 8 ऐसी सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर का जो सामना है वो यहाँ पर करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो चाहे वो इंडिया अलायंस के हो। यदि आज की 12 सीटों की यदि हम बात करते हैं, मैं एक सीट पर यदि अब विस्तार से जिन पे कहीं ना कहीं बड़ा एक टफ मुकाबला यदि चल रहा है तो वो मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए सबसे पहले अलवर की हमने बात कर ली है, चूरू की हमने बात की कि एक तरफ राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी है तो दूसरी ओर वो खिलाड़ी है जो कि मैदान से आए हैं। तो ऐसे में उनके बीच में चूरू में कड़ा मुकाबला होगा। झुंझुनू की यदि हम बात करें तो ओला, ब्रजेंद्र ओला जो है उनका राजनीति की, झुंझुनू की राजनीति में उनके पूरे परिवार का एक बड़ा जो वर्चस्व है वो यहाँ रहा है। शीशराम ओला केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो एक ओला फैमिली को लेकर के एक जो निष्ठा है वो वहां पर लोगों की बनी हुई है। तो ऐसे में झुंझुनू है वो भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण सीट हो सकती है। सीकर की यदि हम बात करते हैं तो सीकर में इंडिया अलायंस की ओर से अमराराम को जिस माकपा। ठीक है अरविंद जी, मुझे फिर से आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि देखिए पल पल की जानकारी देना वो हमारा कर्तव्य है, और हम लगातार जानकारी भी अपने दर्शकों तक साझा करें। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करते चले। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मतदाताओं से अपील। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से, वोटर्स से अपील की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है वोटर्स से, मतदाताओं से। तो देखिए मतदाता भारी संख्या में मतदान करें। लगातार देखिए बड़े नेता, दिग्गज नेता भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों से बाहर निकलिए, सबसे पहले अपने इस बड़े अधिकार का इस्तेमाल करिए। एक एक वोट विकसित भारत बनाने की ताकत को दर्शाता है। आज एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि देश में पहले चरण का मतदान हो रहा है। इस चरण में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं से उनकी अपील, यानी गृह मंत्री अमित शाह की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो देखिए उन्होंने आगे अपील करते हुए लिखा कि भारी संख्या में मतदान लोग करें क्योंकि आपका एक एक वोट एक सुरक्षित, विकसित और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की ताकत रखता है। आपका वोट न केवल किसी लोकसभा या उम्मीदवार के भाग्य का निर्धारण करने के लिए बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए भी है। मेरी, यानी अमित शाह ये लिखते हैं कि मेरी अपील है कि एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व चुने जो अपने वादों को पूरा करते हुए देश को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद यानी परिवारवाद का उन्होंने जिक्र किया, तुष्टीकरण से मुक्त कराने का दृढ़ संकल्प दिखाए। ऐसी सरकार बनाए जिसने न केवल विकास को गति दी हो बल्कि सीमाओं पर अचूक सुरक्षा सुनिश्चित की हो। हर गरीब व्यक्ति को स्वास्थ्य, आवास, बिजली और गैस की सुविधाएं प्रदान की हो और भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक प्रतीकों को संरक्षित, प्रचारित
और पोषित किया हो। तो ये अपने इस ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह लिखते हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने परिवारवाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से मुक्त और साथ ही साथ वो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों को दी जा रही हो, गरीबों को खास तौर पर, ऐसी सरकार चुनने का उन्होंने अपील की है। ऐसी सरकार चुनने का उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि आप ऐसी सरकार चुने जो लोगों का साथ देती है, लोगों की जरूरतों को समझे। एक एक वोट जो है वो एक सुरक्षित, आत्मनिर्भर और एक विकसित भारत बनाने को दर्शाता है और उसी के लिहाज से वो काफी महत्वपूर्ण भी है। तो गृह मंत्री अमित शाह की लोगों से अपील, साथ ही साथ उन्होंने देखिए यहां पर कहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति जो ना करता हो, आप ऐसी सरकार चुनिए। जो भ्रष्टाचार को ना पनपने देता हो, आप ऐसी सरकार चुनिए। तो उन्होंने परिवारवाद का भी जिक्र किया, भाई भतीजावाद। उन्होंने कहा कि परिवारवाद को जो ना पालता पोषता हो, उसकी सरकार आप चुनिए। तो देखिए परिवारवाद से हटकर और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है अपने दर्शकों तक, वो भी साझा करते चले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मतदान कर दिया है। तो ये देखिए ये जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मतदान किया है और इससे पहले हमने आपको बताया था कि वो जब अपने नजदीकी बूथ पर पहुंचने वाले थे, जयपुर में गेटो रोड पोलिंग बूथ पर उन्होंने मतदान किया है, वोट डाला है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी वोट कर दिया है और साथ ही साथ वोटिंग के साथ ही एक कड़ा संदेश भी कि तमाम जो लोग हैं वो इस महापर्व में हिस्सा ले और एक एक वोट की बड़ी अहमियत होती है देश में और समाज में बड़े बदलाव की तरफ। एक एक वोट की जो महत्वता है उसको दर्शाया जाता है। तो ऐसे में ये महापर्व लोकतंत्र का और इसमें बढ़ चढ़कर जो वोटर्स है वो हिस्सा ले, इन तमाम पहलुओं को लेकर ये संदेश देते हुए तमाम जो दिग्गज नेता है वो नजर आ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी नजदीकी बूथ पर जाकर मतदान कर दिया है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि अर्जुन राम मेघवाल भी अपने घर से रवाना हो चुके हैं, अपने आवास से रवाना हो चुके हैं। नजदीकी बूथ पर वो पहुंचेंगे और फिर वो वोट करेंगे, मतदान करेंगे। तो देखिए ये, और काफी जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो कई ऐसे मुद्दे रहे, चाहे वो मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार को मुक्त, परिवारवाद से मुक्ति और साथ ही साथ तुष्टीकरण से मुक्ति की बात हो। इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार मोदी भी अपनी सभाओं में जिक्र करते हुए नजर आए हैं। राम मंदिर का जिक्र अक्सर राजस्थान में कुछ ऐसे क्षेत्रों में हुआ जहां पर प्रभावशाली उन मुद्दों को माना गया। तो सवाल यही है और ऐसे में यही काफी रोचक इन चुनावों को बना देता है कि आखिरकार विपक्ष जहां आईएनडीए गठबंधन जो है पूरा इंडिया गठबंधन, जहां पर तमाम विपक्षी दल जो है वो लामबंद होकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, घोटाले उजागर करने की बात करते हैं, बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हुए मुद्दे बनाने की कोशिश तो की गई, लेकिन क्या उन्हें भुनाने में विपक्ष सफल हो पाया है? लोगों में उनका कितना प्रभाव है? और साथ ही साथ बीजेपी ने जो राम मंदिर और साथ ही साथ मोदी की गारंटी और योजनाओं को जिस तरीके से लोगों तक पहुंचाया, उसको जब जिक्र में लाया गया, सभाओं में उनका ऐलान किया गया, उनको बार बार रिपीट किया गया, तो उनका कितना प्रभाव यहाँ के लोगों पर पड़ा है? हालांकि कुछ ऐसी सीटें होती है जहां पर विकास के मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं, जहां पर ये सारे मुद्दे काफी अहम हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीटें भी हैं, राजस्थान में भी 5 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर परंपरागत वोट है, जहां पर पीढ़ियों से एक ही दल को वोट किए जा रहे हैं। तो उनके लिए कोई उम्मीदवार मायने नहीं रखता, उनके लिए कोई विकास या फिर कोई कार्य कितना हुआ कितना नहीं हुआ उनके क्षेत्र में वो मायने नहीं रखता है। बस उनके लिए दल मायने रखता है, परंपरागत सीट और परंपरागत वोटर्स कुछ दलों के भी माने जाते हैं। तो कुछ ऐसे भी सीटें हैं जहां पर मतदान हो रहा है, वोटिंग हो रही है। तो कुल मिलाकर देखिए राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 25 में से 12 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। 114 प्रत्याशियों की आज अग्नि परीक्षा है, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी, ईवीएम में लॉक हो जाएगी, जिसका फैसला 4 जून को होगा। लेकिन उससे पहले इस महापर्व को और बड़े उत्साह के साथ तमाम लोग जो है वो भी पहुंच रहे हैं। तो ये देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस तरीके से मतदान के बाद बाहर निकले हैं और लोगों से भी अपील की है कि आप बढ़ चढ़कर आए जरूर और आप अपने बाकी काम बाद में निपटाइएगा, पहले तो मतदान कीजिए, पहले अपने इस बड़े अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, वोट कीजिए, क्योंकि एक एक वोट विकसित, आत्मनिर्भर और एक संरक्षित भारत बनाने को दर्शाता है और उसकी महत्वता रखता है। तो आपका एक एक वोट जो है वो बड़े बदलाव की तरफ योगदान दे सकता है। इसका जिक्र लगातार जो नेता है वो कर रहे हैं
और भारत के उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए भी एक एक वोट जो है वो काफी मायने रखता है। तो देखिए 2014 की बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, जब हम नतीजों की बात करते हैं तो हमने देखा था कि क्लीन स्वीप यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आई थी। हालांकि कुछ ऐसी सीटें थी पुराने समय में और अब से कुछ समय पहले तक जो राजस्थान में कांग्रेस की परंपरागत सीटें रही हैं। हालांकि जब विधानसभा चुनाव इससे पहले हुए तो विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा कि कुछ ऐसे मुद्दे जिनको उठाने की कोशिश तो की गई, लेकिन वहां पर करारी शिकस्त का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था। हालांकि उस हार से सबक लिया कि नहीं लिया, आपको बताएं कि मुद्दों को लेकर थोड़ा सा अंतर हो सकता है कि लोकसभा में केंद्रीय मुद्दे होते हैं, देश के मुद्दे होते हैं, विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, लोकल मुद्दे ज्यादा होते हैं। लेकिन कितना सबक ले पाई कांग्रेस, ये खैर 4 जून को पता चलेगा। कुछ ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिनको पहली बार मौका मिल रहा है। जब हम चूरू से बात करते हैं तो राहुल कसवा एक कद्दावर नेता है, तो यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो चूरू हो गई, झुंझुनू है, अलवर है, दौसा है, ये तमाम वो हॉट सीट्स हैं जो इस बार जिन पर फर्स्ट फेज में जिनमें चुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। तो चूरू, झुंझुनू, सीकर और अलवर, दौसा, ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर सेम जाति के, एक ही जाति के दोनों ही दलों की तरफ से चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदी उतारे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो मुकाबला है वो कड़ी टक्कर का है। तो अरविंद जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं लाइव। अरविंद जी, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह लोगों से अपील करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो केवल अपील के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने तुष्टीकरण पर वार किया, उन्होंने भाई भतीजावाद यानी परिवारवाद को कहा, उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त की बात की है। तो निश्चित तौर पर वो अपील भी करते हैं, साथ ही साथ लोगों को एक संदेश भी दे रहे हैं वो इस ट्वीट में। जी बिल्कुल, अपने आप में बड़े मायने हैं कि जो तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें, और तमाम उन मुद्दों को भी गिनाया जिनके आधार पर, या उन बातों को भी गिनाया जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम सभाएं जब उन्होंने किया, तमाम जब चुनाव प्रचार किया, चाहे उसमें तुष्टीकरण हो, परिवारवाद हो, भाई भतीजावाद हो, या उसमें यदि बात करें तो अन्य जो मुद्दे हैं उन तमाम मुद्दों को लेकर जो इंडिया अलायंस के मुद्दे रहे हैं, इंडिया अलायंस पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, उन तमाम आरोपों को इस ट्वीट में लिखते हुए भी उन्होंने ये एक बड़ी जो अपील है वो यहाँ पर की है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल बनाने की जो कोशिश है वो इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक बार की है। क्योंकि पहले चरण का मतदान है, देश के यदि पूरे देश की यदि हम बात करें तो 102 सीटें जो है वो यहाँ पर है, और 102 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छी पकड़ बनाती है तो जो इन्होंने टारगेट बनाया है कि अब की बार 400 पार, तो उसको लेकर के एक बड़ा प्रयास है वो हर एक चरण में इनको करना पड़ेगा। क्योंकि अपने आप में देखिए, यदि हम पिछली बार की बात करते हैं तो 303 सीट थी, और अब यदि बात कर रहे हैं 400 पार की, तो करीब 97 सीट जो है वो यहाँ पर वोट चाहिए होंगी। तो उसके लिए लगातार जो कोशिश है वो यहाँ पर करनी पड़ेगी। और हर एक, आप देखिए कि इस बार का चुनाव इसलिए भी काफी खास रहा राजस्थान में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उन जगहों पर सभाएं की जहां पर कि वे कमजोर थे, जबकि कांग्रेस की यदि सभाओं की हम बात करते हैं तो वो सभाएं तमाम ऐसी जगहों पर की गई जहां पर कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा था कि ये सीट्स जो है वो हम निकाल सकते हैं। तो बीजेपी ने उन सीटों को नहीं छुआ, उन सीटों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं छुआ जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो सुनिश्चित थी, लेकिन उन्होंने उन सीटों को ही वहां टारगेट किया। चाहे उसमें यदि हम बात करें गंगानगर की यदि हम बात करते हैं वो सीट हो गई, इसके साथ ही चूरू की सीट हो गई, या इसके साथ में हम बात करते हैं तो करौली धौलपुर, ये जो सीट है वो भी अपने आप में हॉट सीट बनी हुई है। और लगातार यदि हम देखते हैं भूपेंद्र यादव के समर्थन में अमित शाह खुद भी वहां पर पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने सभा की, तमाम जो बड़े नेता हैं उनका पहुंचने का जो सिलसिला है ऐसे सीटों पर जारी रहा जहां पर किसी तरह से लग रहा था कि इन सीटों पर कमजोर रह सकते हैं। चाहे पुष्कर की सभा की हम बात करें तो वहां पर 2 सीटें, चाहे अजमेर और नागौर, क्योंकि नागौर अपने आप में बेहद हॉट सीट है क्योंकि एक तरफ हनुमान बेनीवाल है और एक तरफ ज्योति मिर्धा है, और आप देखिए दोनों की ही जो पृष्ठभूमि है वो अपनी मूल पार्टियों से जुड़ी हुई नहीं है। यदि हम ज्योति मिर्धा की बात करते हैं तो वो मूल रूप से कांग्रेस की रही हैं और कांग्रेस के से सांसद भी का चुनाव भी उन्होंने जीता, लेकिन हाल ही में जब विधानसभा चुनाव हुए तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मिर्धा ने कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन की, और मिर्धा परिवार का एक वर्चस्व जो है वो नागौर की राजनीति में माना जाता है। और हाल ही में जो ऋषपाल मिर्धा है और विजयपाल मिर्धा, उन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ करके और बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो ऐसा माना जा रहा है कि मिर्धा परिवार जो है वो पूरी तरह से एकजुट होकर के और चुनाव मैदान में। अच्छा, ये जो दल बदल की राजनीति ठीक चुनाव से पहले होती है अरविंद जी, कि बड़े कद्दावर नेता भी अपने अपने दल बदल देते हैं, क्या इसका प्रभाव भी लोगों के बीच में पड़ेगा क्या? देखिए
जाहिर सी बात है कि जो बड़े नेता होते हैं, जो मास लीडर्स होते हैं, उनके पीछे उनकी जो अनुयायी हैं, या ये कहा जा सकता है उनके जो सपोर्टर्स हैं, कट्टर सपोर्टर्स हैं, वो वहां पर उनके साथ जरूर जुड़ते हैं। लेकिन इसका इतना ज्यादा जो फायदा है वो देखिए दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आप देखिए कि जो तमाम जो बड़े नेता जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बम्पर रूप से अपने यहाँ पर ज्वाइनिंग करवा दी, उनमें से कुछ ही नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के रूप में के कार्यकर्ता के रूप में वहां पर प्रचार कर रहे हैं। यदि हम जयपुर की बात करते हैं, जयपुर में तमाम जो बड़े नेता हैं उनको यहाँ पर लगातार आए दिन पार्टी में ज्वाइन कराया। मेरे हिसाब से यदि एक आंकलन यदि हम करें तो करीब 1000 से ज्यादा जो नेता हैं उनको पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर पार्टी ने ज्वाइन करवाया है। लेकिन देखने वाली बात है यह है कि उनमें से कितने नेता फील्ड पर आकर के और काम कर रहे हैं। कई तो ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज तक अपने जो सोशल मीडिया स्टेटस है उसके अंदर से कांग्रेस को भी नहीं हटाया। कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनको अनफॉलो जो है वो भी अभी तक नहीं किया है। केवल ये जो नेता है उनको एक उम्मीद थी कि हमें यहाँ से एक टिकट है वो मिल सकता है, लोकसभा का मान सकते हैं, विधानसभा का हम चुनाव की टिकट मान सकते हैं। जब उनको टिकट नहीं दी गई तो वे धीरे धीरे वापस से कटने लग गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि कुछ जो वोट है, कुछ वोट परसेंटेज जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा जो है वोट परसेंटेज जो है वो प्रत्याशी के समर्थन में यदि वे आते हैं बीजेपी के, तो वहां पर थोड़ा बहुत जो चेंजेस है वो हो सकता है। लेकिन क्योंकि देखिए चुनाव जो है राष्ट्रीय मुद्दों पर हो रहा है और राष्ट्रीय मुद्दों की यदि जब बात होती है तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के मतदाता जो है वो वोट करता है। लेकिन अच्छा, मुद्दों की अरविंद जी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं, 5 से 7 शायद से राजस्थान में भी सीटें होंगी जहां पर एक परंपरागत वोटर है, जहां पर पीढ़ियों से एक दल को वोट किया जा रहा है। उनके लिए विकास मायने नहीं रखता, उनके लिए उस क्षेत्र में काम हुए या नहीं हुए वो मायने नहीं रखते हैं, प्रत्याशी कौन है वो लोगों को मायने नहीं रखता है। लेकिन वहां पर जो पीढ़ियों से चला आ रहा है एक दल का सपोर्ट, यानी कि परंपरागत वोटर जिसे कहा जाता है, तो वो भी काफी मायने रखता है। जी बिल्कुल। देखिए इसमें यदि हम बात करते हैं तो जयपुर की जो सीट है वो यहाँ पर फिक्स है कि आप बीजेपी से किसी कोई भी कैंडिडेट होगा वो यहाँ पर जीतेगा, और बीजेपी के कैंडिडेट को जयपुर शहर में जो ज्यादा जोर है वो लगाने की जरूरत नहीं होती। ये एक परंपरागत रूप से माना जा रहा है। लेकिन इस बार देखना होगा कि किस तरह से कंटेस्ट है वो यहाँ पर हो पाता है, क्योंकि कांग्रेस ने जो अपने पहले जो कैंडिडेट सुनील शर्मा को उतारा उसके बाद में उनके जो उनकी जो कई जो बातें हैं जयपुर डायलॉग्स को लेकर के सामने आई, तो उसके बाद उनकी जो टिकट है वो यहाँ पर काटी गई और प्रताप सिंह खाचरियावास जो पूर्व मंत्री रहे हैं और सिविल लाइन से हालांकि पिछला चुनाव में विधानसभा का हारे थे, उनको यहाँ पर टिकट दी गई। और एक ये भी कहा जा सकता है कि प्रताप सिंह खाचरियावास उस तरीके से जो उनकी छवि है उस तरीके से पूरा जो चुनाव प्रचार है एक्टिव तरीके से वो नहीं कर पाए, ये सभी ने देखा। और एक आध्यात्मिक रूप से हालांकि चुनाव के माध्यम आध्यात्मिक रूप से उन्होंने भावुक अपील जो है वो लगातार जनता के बीच में पहुंच करके की उनको जिताने की जो एक कोशिश है, मतलब ये कहा जा सकता है अपने पक्ष में कुछ जो वोटर्स हैं वो करने की यहाँ पर बात है वो की। क्योंकि देखिए जयपुर अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और जयपुर सांसद की जो अधिकांश बार जो है जयपुर में जयपुर की सीट पर सांसद बीजेपी के रहे हैं। इससे पहले यदि हम बात करते हैं तो महेश जोशी जो कांग्रेस से रहे हैं वो यहाँ पर जयपुर सांसद रह चुके हैं। लेकिन अधिकांश बार ये जो सीट है ये यहाँ पर बीजेपी के ही खाते में गई है। इसके साथ ही यदि हम जयपुर ग्रामीण की यदि हम बात करते हैं तो जयपुर ग्रामीण भी बीजेपी का गढ़ है वो उसको माना जा सकता है। हालांकि लालचंद कटारिया है वो यहाँ पर जयपुर ग्रामीण से सांसद भी रहे और कांग्रेस के समय में जब सरकार थी केंद्र में तब वो मंत्री भी रहे। लेकिन इस बार लालचंद कटारिया जो है वो भी बीजेपी में आ चुके हैं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन की। साथ ही यदि हम चूरू की बात करते हैं तो वहां पर जाट जो वोटर्स है वो काफी ज्यादा इफेक्टफुल है और कस्बा परिवार के इर्द गिर्द वहां पर राजनीति है वो घूमती है। लेकिन इस बार कस्बा बीजेपी में नहीं होकर के और भारतीय जनता कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में देखना होगा कि क्या चूरू की जनता बीजेपी को पसंद कर रही थी या कस्बा परिवार को इतने बिल्कुल कि वो प्रत्याशी को, वो उस नेता को पसंद कर रही थी या फिर एक पार्टी को पसंद कर रही थी, ये काफी महत्वपूर्ण। और ऐसा केवल चूरू में सामने नहीं है बल्कि और भी सीटें हैं जहां पर इस तरह के एक तरीके से कह लीजिए कि अग्नि परीक्षा यहाँ पर होगी कि वो उम्मीदवार का ज्यादा प्रभाव लोगों के बीच में था या फिर एक पार्टी का होने का फायदा उन उम्मीदवारों को मिल रहा था, और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण भी हो जाता है। लेकिन अरविंद जी कई ऐसी सीटें हैं, चाहे हम अलवर की बात कर लेते हैं या फिर हम धौलपुर जैसी सीट की बात कर लेते हैं या फिर हम दौसा की बात कर लें, तो ये ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों ही दलों की तरफ से एक जैसी जाति के जो उम्मीदवार हैं वो उतारे गए हैं। क्या इसका प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि सेम जाति के हैं, एक जैसी जाति के उम्मीदवार हैं लेकिन फिर भी कड़ी टक्कर है? जी बिल्कुल। देखिए दौसा जो है वो एसटी रिजर्व सीट है, तो जाहिर सी बात थी कि जो क्योंकि एसटी की यदि हम बात करते हैं तो मीना फैक्टर जो है वो हमेशा काम करता है और मीना ठीक है अरविंद जी, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ेगा, आप अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा। और इस वक्त हमारे साथ दरअसल बाबा बालकनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
विधायक बाबा बालकनाथ वोट डालने पहुंचे हैं। अल सुबह वोट उन्होंने डाल दिया है। महाराज जी, 12 सीटों पर वोटिंग हो रही है राजस्थान में, आज अलवर भी उसमें एक सीट है। क्या लगता है कितने आश्वस्त है जीत के लिए? पूरा संपूर्ण तरह से आश्वस्त है, कोई चिंता की बात नहीं है। और ये सवाल आपका बनता है क्योंकि श्री गणेश इसी सवाल से आप लोग करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे उत्साह के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अलवर के लिए कहा जा रहा है टक्कर है। आप लोगों ने बताया होगा, आप लोगों ने चलाया होगा, लेकिन हमें कुछ ऐसी बातें देखने को नहीं मिलती। आप भी सांसद रहे हैं, क्या ऐसा ही माहौल है जब आप जीते थे उसी तरह? बिल्कुल वैसा ही माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है देश भर में और अलवर में विशेषकर, और बहुत उत्साह के साथ लोग वोटिंग करेंगे। महाराज जी, 2 बार से मिशन 25 सक्सेसफुल हो रहा है, क्या इस बार भी हो पाएगा? निश्चित रूप से हो पाएगा, निश्चित रूप से होगा। और 25 की हैट्रिक इस बार राजस्थान दोबारा से रिपीट करेगा। तो ये तो बाबा बालकनाथ जो कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो हैट्रिक है वो राजस्थान में लगाई जाएगी, बीजेपी 25 की 25 सीटें जीतेगी। बाबा बालकनाथ अल सुबह वोट डालने पहुंचे हैं और लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि पहले वोट डालो, उसके बाद दूसरा काम करो। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज। तो आपने सुना किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हुए बाबा बालकनाथ नजर आए हैं। एक बार फिर से मैं अरविंद जी आपका रुख करना चाहूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी बात हो रही थी कि जो दौसा जो है, क्योंकि एसटी रिजर्व सीट है, तो इससे पहले बीजेपी ने जसकौर मीणा जो है उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया था और जसकौर मीणा ने जीत है वो दर्ज की। लेकिन इस बार कन्हैया लाल मीणा जो बस्ती से विधायक भी रह चुके हैं, और बस्ती में एक अच्छा जो फैक्टर था बस्ती विधानसभा का, क्योंकि जयपुर जिले में आता है, वहां पर मीणा वोट बैंक जो है काफी ज्यादा था, और उसी को देखते हुए यहाँ पर कन्हैया लाल मीणा को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। क्योंकि जसकौर मीणा को लेकर के थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो यहाँ पर रही। और कांग्रेस की यदि हम बात करते हैं तो कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया, और मुरारी लाल मीणा की एक अच्छी पकड़ जो है वो दौसा में कही जा सकती है कि दौसा में एक अच्छी पकड़ जो है वो मुरारी लाल मीणा की है। और मुरारी लाल मीणा आप देखिए कि लगातार चुनाव में जिस तरह से एक्टिवनेस उनकी रही, और दौसा को कमजोर सीट भी जो है वो माना गया, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां रोड शो करना पड़ा। किरोड़ी लाल मीणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आप इस सीट पर फोकस कीजिए। किरोड़ी लाल मीणा ने, क्योंकि मीणा समाज के एक अहम जो किरदार ये है, या ये कहा जाता अहम जो नेता है वो किरोड़ी लाल मीणा है, तो ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा को यहां तक अपील करनी पड़ी कि यदि यहां से नहीं जीतते हैं तो मैं अपने पद से इस्तीफा दूंगा। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा जब पिछले दिनों बस्ती एक सभा में पहुंचे तो वहां भीड़ कम थी, तो वो नाराजगी उन्होंने जाहिर की। तो ऐसे में मीणा फैक्टर जो है वो दौसा की सीट पर हावी है, तो वहां पर दोनों ही पार्टियों ने जो है मीणा कैंडिडेट को वहां पर उतारा। इसी तरह से नागौर में देखते हैं तो वहां पर जाट राजनीति हावी है और जाट समुदाय वहां पर एक डिसाइडिंग फैक्टर्स में है, तो ऐसे में दोनों ही पार्टीज ने वहां पर जाट कैंडिडेट को है उतारा। ज्योति मिर्धा और इंडिया अलायंस की ओर से यदि हम बात करते हैं तो हनुमान बेनीवाल को वहां पर उतारा गया। हनुमान बेनीवाल इससे पहले भी सांसद रह चुके हैं, उस समय उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया और आरएलपी से उन्होंने चुनाव लड़ा, और इस बार उन्होंने आरएलपी से ही चुनाव लड़ा। अरविंद जी, अलवर सीट को आप कैसे आंकेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं अलवर सीट को? क्योंकि भूपेंद्र यादव जिनकी पढ़ाई लिखाई तो राजस्थान से नहीं हुई है, हरियाणा में के वो रहने वाले, और मूलभूत से वो हरियाणा में उनका ज्यादा समय भी बीता है। ऐसे में एक बाहरी तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, या फिर उनको इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से ललित यादव यहाँ पर उनके प्रतिद्वंदी के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो इस सीट को आप कैसे देखेंगे अलवर को? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने ये बुलाने का प्रयास किया है कि जो ललित यादव हैं वो स्थानीय है, जबकि भूपेंद्र यादव जो है वो राजस्थान से, मूल रूप से उनका राजस्थान में इतना एक्टिवनेस जो है वो नहीं रही। हालांकि राजस्थान की जो राजनीति है उसमें भूपेंद्र यादव का अच्छा रोल रहा है। यदि 2018 तक की हम बात करते हैं तो 2018 तक भूपेंद्र यादव काफी एक्टिव रहे, लेकिन उसके बाद में वे हरियाणा में ज्यादा उनका इन्वॉल्वमेंट है, हरियाणा की पॉलिटिक्स में उनका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रहा, और वहां पर ही उन्होंने अपना ज्यादा जो काम है वो यहाँ पर किया। लेकिन क्योंकि यादव फैक्टर था अलवर सीट पर, तो उनको एक जो कैंडिडेट था, क्योंकि महंत बालकनाथ है जिनसे अभी हम बात भी कर रहे थे, जीत के लिए आश्वस्त भी नजर आ रहे थे, तो महंत बालकनाथ जब वहां पर विधायक का चुनाव उन्होंने लड़ा, वे विधायक जीत गए, तो ऐसे में वो सीट खाली हो चुकी थी। और इसके बाद में ये देखना जरूरी था कि किसी एक मजबूत यादव चेहरे को वहां पर उतारा जाए जो बीजेपी के पास में भूपेंद्र यादव के रूप में उनको नजर आया। तो ऐसे में बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को वहां पर चुनाव तो लड़ा दिया, लेकिन बाहरी और स्थानीय का जो मुद्दा है वो वहां पर काफी ज्यादा हावी है। और कल भी जो देर रात तक जो लोगों से बातचीत वहां पर हमारी हुई, और अलग अलग जो 8 विधानसभा है जब उनकी बात की गई, तो वहां का जो यादव फैक्टर है वो भी इस मुद्दे को समझ रहा है कि एक तरफ स्थानीय है और एक तरफ बाहरी है, और इस बाहरी और स्थानीय का जो अंतर है इसको यदि पाटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे से की है, और यदि वो जनता के मन तक पहुंच गई है तो जाहिर तौर पर उनकी जीत हो सकती है, नहीं तो उनकी
लिए मुश्किलें जो है वो सामने हो तो एक सकती है। तरीके से लेकिन देखिए, इसे एक्सपेरिमेंट भी कह लिया जाए कि एक तरफ से चूरू से यहाँ पर राहुल कस्बा का जब टिकट काटा तो यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया जो कि युवा चेहरे तो हैं लेकिन पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी रहे हैं और ऐसे में कोई राजनीति का एक्सपीरियंस नहीं लेकिन पहली बार किस्मत आजमा रहे हैं, तो एक वो एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा ये अलवर से भूपेंद्र यादव को उतारना, एक ये एक्सपेरिमेंट हो गया। तो बीजेपी एक्सपेरिमेंट कर रही है और अगर इनमें वो पास हो जाती है तो आगे फिर उसी रणनीति को वो आगे फॉलो अप करती हुई नजर आएगी। आप अरविंद जी आप बने रहिएगा, मैं रुक करूंगी आपका, लेकिन आपको बताएं कि दरअसल चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी कर ली गई है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये आप देख रहे हैं जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए अपने नजदीकी बूथ पर यानी मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। लोगों से उन्होंने अपील की है कि लोग बढ़ चढ़कर इस महापर्व में हिस्सा लें क्योंकि एक एक वोट की अहमियत जो है वो देश में बदलाव, समाज में बदलाव के लिए रखती है। तो देखिए अरविंद जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर और बेहद ही खास चर्चा उनके साथ रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पहलुओं पर अरविंद जी आपने हमारे साथ चर्चा की है, लिहाजा बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए कुछ बड़े चेहरे हैं जहां पर हमने आकलन किया। अरविंद जी हमारे साथ जब जुड़े थे वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर तो उन्होंने हमें बताया कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर परंपरागत वोट चल रहे हैं, परंपरागत वोटर्स एक दल के बंधे हुए हैं, उनके लिए मायने नहीं रखता कि प्रत्याशी कौन है, विकास के काम हुए, कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ उनके संसदीय क्षेत्र में, लेकिन उनके लिए पीढ़ियों से जो एक वोट डला आ रहा है एक दल का, तो वो उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसे परंपरागत वोटर भी कहा जाता है। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि कुछ सीटें ऐसी जहां पर नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर रही है, तो इन तमाम पहलुओं को लेकर भी उन्होंने चर्चा की। ताकत लोकतंत्र बनाने का ये चुनाव निश्चित तौर पर विश्व में हिंदुस्तान के प्रजातांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर रहा है। आप देख रहे हैं कितने जागरूक हमारे मतदाता, सबके मन में एक ही आशा है, एक बार फिर विश्वगुरु देश बने और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में भारी मतदान हो। तो देखिए लगातार चुनाव को लेकर और वोटिंग जिस तरीके से सुबह 7 बजे से जारी है इसको लेकर हमारी नजर आगे भी रहेगी और कवरेज लगातार इंडिया न्यूज राजस्थान आपको दिखा रहा है।